महिलाओं के श्रम करोड़ों परिवार की जीविका में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये पुरुष की अपेक्षा अधिक घंटे काम करती हैं और उन पर कई प्रकार की जिम्मेदारियां भी होती हैं, किंतु जो कार्य वे करती हैं उन्हें सार्वजनिक या निजी रूप में कोई मान्यता नहीं मिलती। यह पाठ विभिन्न तरीकों का अवलोकन करेगा, जिसमें यह सच्चाई, विकास तथा अविकसित सिद्धांतों में उल्लिखित है। विकास निबंधों में श्रेणी के रूप में महिलाओं की बदलती हुई महत्ता के आकलन का एक तरीका है कि इस श्रेणी का नौती उद्घोषणाओं तथा मुख्य विकास एजेंसियों की संस्थागत संरचना में उनकी उपस्थिति को मॉनिटर किया जाए। उदाहरणतः संयुक्त राष्ट्र ने प्रत्येक सरकारी विकास दशक को उद्घोषणा से अंकित किया है, जो बीते हुए दशकों में सीखे गए पाठ का सारांश है और अगले 10 वर्षों के लिए उनकी प्राथमिकताएं भी हैं। प्रथम विकास दशक 1961 से 70 में महिलाओं का कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं था, किंतु दूसरे दशक की रणनीति में विकास प्रयासों में महिलाओं का पूर्ण समीकरण के महत्व का उल्लेख तथा विकास के सभी स्तरों पर महिलाओं को एजेंट तथा लाभकर्ता के रूप में माना गया। 1990 के दशक में यह सुनिश्चित किया गया कि परिवर्तित प्राथमिकताओं में समस्या की अधिक समझ प्रतिबिंबित होती है। यह समझा जाता है कि विकास के लिए महिलाओं को सशक्तिकृत करना अधिक उत्पादन, अधिक समानता और सामाजिक प्रगति के लिए आवश्यक है। सामाजिक लिंग के प्रति बढ़ती संवेदनशीलता के कारण है नारीवाद विद्वानों के बहुत से कार्य, विशेषकर अर्थशास्त्री, जिन्होंने यह स्थापित किया कि विश्वभर के समाजों में महिलाओं द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति एवं महत्ता मुख्यधारा के विकास सिद्धांतों में अदृश्य रही है। इसके अतिरिक्त प्रथम विकास दशक के अंत में सामान्यतः यह स्वीकार किया गया कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिपादित विकास कार्यक्रम विकसित औद्योगिक राष्ट्रों की आर्थिक, रणनीतिक तथा राजनीतिक प्राथमिकताओं पर आधारित हैं। आधुनिकीकरण तथा विकास दोनों अवधारणाओं में इस प्रकार के मूलभूत प्रश्नों के संदर्भ में ही नारीवाद विद्वान उभरकर सामने आना शुरू हुए। 1970 में अर्थशास्त्रों एस्टर बोसर्ग के पथप्रदर्शक कार्य का प्रकाशन पुस्तक के रूप में हुआ, जिसका नाम था वीमेन्स रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका। बोसर्ग का कार्य विकास के रूप में आधुनिकीकरण के प्रारंभिक प्रतिमानों के प्रति एक उदारवादी नारीवाद चुनौती था, हालांकि यह अंततोगत्वा, समानता तथा कुशलता के आगे नहीं जा पाया। उन्होंने 3 महाद्वीपों से आर्थिक आंकड़ों का विश्लेषण किया, जिससे यह दर्शाया जा सके कि हालांकि महिलाओं द्वारा कृषि उत्पादन स्थानीय एवं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को कायम रखने के लिए महत्वपूर्ण है, फिर भी उनको अर्थव्यवस्था में सीमित कर दिया जाता है, क्योंकि वे पुरुष की अपेक्षा श्रमिक, किसान, व्यापारी के रूप में कम वेतन प्राप्त करती है। उन्होंने इन समाजों में उपनिवेशवाद तथा आधुनिकीकरण के नकारात्मक प्रभाव को भी आलेखित किया, विशेषकर उपसहारा अफ्रीका में। उन्होंने यह देखा कि यूरोप के औपनिवेशिक प्रशासकों ने अफ्रीका के समाजों में कार्य की पारंपरिक अवधारणा को पुनः परिभाषित किया, जो कि पश्चिमी अवधारणाओं के अनुकूल था। फलस्वरूप श्रम की समझ से महिलाओं के कार्य को अलग कर दिया। इस प्रकार न सिर्फ महिलाओं के कार्य को निम्न घोषित किया गया, बल्कि पुरुषों को भूमि का व्यक्तिगत स्वामित्व अधिकार प्राप्त हुआ और इस प्रकार समुदाय प्रभुत्व की प्रारंभिक प्रक्रिया में परिवर्तन आया और महिलाओं को जमीन पर उनके पारंपरिक अधिकार से बहिष्कृत कर दिया गया। आगे कृषि के यंत्रीकरण से पुरुषों को लाभ हुआ, क्योंकि सिर्फ उन्हें ही खेती प्रौद्योगिकी तक पहुंच प्राप्त थी। इस प्रकार उपनिवेशवाद ने नए सामाजिक लिंग विभेद की शुरुआत की, जिसके द्वारा जटिल प्रकार से सामाजिक लिंग उत्पीड़न के पारंपरिक स्वरूपों को सुव्यवस्थित कर दिया। बोसर्ग के कार्यों ने आगे यह भी दर्शाया कि विकास नियोजन के एक दशक बाद तीसरे विश्व की महिलाओं का स्रोतों एवं तकनीकी की पहुंच तक सीमित रखे रहना जारी रहा। 1997 में इरेन टिंकर के कार्यों ने बोसर्ग के विश्लेषण को पुनः स्थापित किया कि चूंकि पश्चिमी अनुदान एजेंसियां सामाजिक लिंग रूढ़िबद्ध स्वरूपों का निर्यात करती हैं, इस कारण कृषि के आधुनिकीकरण ने आर्थिक एवं सामाजिक संदर्भों में पुरुष एवं महिलाओं के बीच खाई को अधिक बढ़ाया है। बोसर्ग का कार्य हालांकि सीमित था, क्योंकि उनके निर्धारण में सम्मिलित थे महिलाओं को शिक्षा एवं कौशल के स्तर में वृद्धि लाना, ताकि श्रम बाजार में वे पुरुषों के साथ अधिक तेजी से सामना कर सके। विकास के आधुनिकीकरण सिद्धांत के लिए एक दूसरी चुनौती मौलिक आवश्यकता दृष्टिकोण से आई, जिसे पहली बार 1970 में अभिव्यक्त किया गया। इसने वृद्धि, विकास एवं आग के केंद्र बिंदु पर प्रश्नचिन्ह उठाया, जो कि विकास के संकेतक हैं। आवश्यकता के मापदंड को प्रस्तुत करने से में सिद्धांतवादी शारीरिक आवश्यकता, उदाहरण के लिए कैलोरी का न्यूनतम उपभोग तथा अतिसूक्ष्म आवश्यकताएं सहभागिता, सशक्तिकरण तथा सामुदायिक जीवन दोनों पर बल देते हैं। इस प्रकार यह कहा जाता है कि विकास अर्थव्यवस्था सीमित होती है, क्योंकि यह अनन्य रूप से मात्रात्मक मापदंड पर केंद्रित रहता है। मूलभूत मौलिक आवश्यकता दृष्टिकोण को मानव क्षमताओं के अमर्त्य सेन के सिद्धांत में पुनर्जीवित किया गया है। सेन का कहना है कि विकास का अर्थ है मानवीय उपलब्धियों एवं क्षमताओं में वृद्धि। इस दृष्टिकोण से यह अमर्त्य सेन एवं जीन रेज ने कहा है कि क्योंकि महिलाओं को वेतन प्राप्त कार्यों तक सीमित पहुंच प्राप्त है, या फिर पारिवारिक आय एवं उसके वितरण पर सीमित नियंत्रण है, परिवार के अंतर्गत उनकी स्थिति प्रतिकूल रूप में प्रभावित होती है। भौतिक एवं अभौतिक आवश्यकताओं पर इस अवधारणा के फोकस का अर्थ है न सिर्फ उद्देश्यों पर, बल्कि विकास की प्रक्रियाओं पर भी बल, अर्थात लोगों की सहभागिता, विशेषकर सीमांतीय समूह जैसे महिलाओं की निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता को स्वाभाविक परिणाम के रूप में महत्वपूर्ण माना गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला आंदोलन, जिसमें गैर सरकारी संगठन और समूह होते हैं, द्वारा सरकार एवं संयुक्त राष्ट्र बढ़ते हुए दबाव ने संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक 1976 से 85 के लिए प्रेरणा प्रदान किया है तथा कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों ने महिलाओं के स्तर एवं भूमिका को राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था में इन मुद्दों को उठाया है। ये सम्मेलन मेक्सिको शहर 1975, कॉर्पनहेगन 1980, नैरोबी 1985, बीजिंग 1985 विभिन्न मामलों को, जैसे निर्णय प्रक्रिया में सामाजिक लिंग समानता तथा संसाधनों तक पहुंच, अत्याचार से स्वतंत्रता आदि प्रश्नों को उठाया है। आगे ये सम्मेलन सहभागी सरकारों द्वारा विभिन्न स्तर पर सामाजिक लिंग न्याय को सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत उपकरणों के सही प्रयोग के लिए प्रतिबद्ध करते हैं। 1990 के दशकों में बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान की भूमिका के विरोध में, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विकसित पूंजीपति देशों की तुलना में तीसरे विश्व की ऋणग्रस्तता के विरोध में, अंतर्राष्ट्रीय महिला आंदोलनों ने स्वयं को संगठित किया है। 26.2 संरचनात्मक समायोजन नीतियां तथा महिलाओं पर उसका प्रभाव। छब्बीस दशमलव दो संरचनात्मक समायोजन नीतियां तथा महिलाओं पर उसका प्रभाव।
आज विकास के नारीवादी विद्वानों तथा विश्वव्यापी महिला आंदोलनों की चिंता है महिलाओं पर संरचनात्मक समायोजन नीतियों का प्रभाव एसएपी। ऐसी नीतियां विश्व बैंक के दबाव पर तीसरे विश्व के विभिन्न भागों पर 1980 से ही शुरू कर दी गई थी। एसएपी में सम्मिलित है क निजी क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन, ख सरकारी स्वामित्व की इकाइयों का निजीकरण, ग उद्योग की वेनुज्ञप्ति तथा विनियमन, घ श्रम का अनुशासन, न सरकारी व्यय पर कटौती। कुल मिलाकर जबकि ऐसी नीतियां भुगतान के संतुलन की स्थिति को सुधार सकती हैं और निर्यात में भी वृद्धि ला सकती हैं, जो उनका मुख्य उद्देश्य था, किंतु वे आय एवं रोजगार का उत्पादन में वृद्धि करने में विफल हुए हैं। वास्तव में अधिकांश लोग गरीबी की ओर ढकेल दिए गए हैं। यूनिसेफ अध्ययन ने यह दर्शाया है कि निर्धन परिवार की महिलाएं एवं बच्चे सबसे कड़े रूप से प्रभावित होते हैं, पोषण, कार्यभार तथा मर्त्यता के संदर्भ में। इसके अतिरिक्त सैप संगठित क्षेत्रों में महिला रोजगार के अवसर को संकुचित करते हैं, जबकि असंगठित क्षेत्रों में निम्न वेतन कार्यों में उन्हें बढ़ावा देते हैं, उदाहरणतः लघु विद्युत उद्योग। इस तथ्य को कार्यशक्ति का नारीकरण और कुछ अर्थशास्त्रियों का यह विश्वास है कि यह महिलाओं के कार्य सहभागिता दर को बढ़ाएगा और निर्धनता को हटाने में मदद करेगा। हालांकि इसके विपरीत बहस यह है कि ये नए कार्य अस्थायी, निम्न वेतन प्राप्त और थका देने वाले होते हैं, बिना उच्चतर वेतन या बेहतर कार्य स्थिति के लिए संगठित होने के अधिकार के। इन क्षेत्रों के लिए महिलाओं को ही बेहतर समझा जाता है क्योंकि वे अत्यंत विनीत होती हैं तथा उन्हें पुरुषों की अपेक्षा कम भुगतान भी किया जा सकता है। सैप के कारण सामान्यतः महिला मजदूरों को अपने घरेलू कार्यों के अलावा आजीविका के लिए एक से अधिक कार्य करने पड़ते हैं। आगे मुद्रास्फीति और वेतन कटौती के कारण घरेलू खर्च में कमी आती है, जिससे महिलाएं अधिक समय साध्य तरीकों की खोज करती हैं, जिससे घर के व्यय में कटौती हो सके। इस प्रकार महिलाओं का अमुक्त कार्य बढ़ने लगता है। 26.3 सैद्धांतिकवाद विवाद। 26.3 सैद्धांतिकवाद विवाद। नारीवाद विद्वानों ने महिला एवं विकास पर 4 सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य का निर्धारण किया है। 1 विकास में महिलाएं WI, D 2 महिला और विकास W, D 3 सामाजिक लिंग और विकास G, D तथा 4 महिला, पर्यावरण और विकास WE, D 3.1 विकास में महिलाएं। इस बांचे की अभिव्यंजना 1970 में अमेरिकी उदारवादी नारीवादियों ने किया और इसे 1950 से 1970 तक की आधुनिकीकरण सिद्धांत से जोड़ा। अर्थात WI डी वेड में आधुनिकीकरण सिद्धांत को कुछ मान्यताएं हैं जो यह मानता है कि पारंपरिक समाज सर्वाधिकारवादी और पुरुष प्रधान होते हैं, जबकि आधुनिक समाज प्रजातांत्रिक और समान और इस प्रकार अंदर ही अंदर पश्चिम को नैतिक रूप से उच्च मानते हैं। यह अवधारणा तीसरे विश्व की निर्धनता को अपूर्ण आधुनिकीकरण का परिणाम मानता है और इसलिए इसका केंद्रबिंदु है प्रशासनिक एवं वैधानिक परिवर्तनों द्वारा आर्थिक व्यवस्था में महिलाओं के समीकरण की आवश्यकता। इस प्रकार इन अवधारणा ने संरचनात्मक परिवर्तन का प्रतिपादन नहीं किया और न ही महिला अत्याचार के प्रति संसाधनों पर प्रश्नचिन्ह उठाया, अर्थात उसने यह नहीं पूछा है कि क्यों महिलाओं को विकास रणनीतियों से लाभान्वित नहीं होना चाहिए। आगे वह महिलाओं के अंतर्गत जाति, वर्ग, संस्कृति के आधार पर वर्गीकरण को पहचानने में असफल रहा। अंत में यह अनन्य रूप से यह लोक क्षेत्र की महिलाओं पर जो उत्पादक के रूप में कार्य करती थी उस पर अपना केंद्रबिंदु बनाया, किंतु श्रम के लैंगिक विभाजन को ध्यान में नहीं रखा, जिसके कारण महिलाएं प्रजनन के निजी क्षेत्र में विशिष्ट भूमिका निभाती गई। शिशु जन्म, शिशुपालन तथा घरेलू अवैतनिक श्रम जो विशिष्ट महिलाओं के जीवन और कार्यस्थिति में अपना योगदान देती हैं। इन दुर्बलताओं के बावजूद विकास निबंधों में सामाजिक लिंगों के प्रश्न जो दृष्टिगत होते हैं वे लोकनीतियों में परिवर्तन करने में अपना योगदान देते हैं। 26 मार्च 2002 महिला और विकास यह अवधारणा 1970 के अंत में विकसित हुई जो आधुनिकीकरण सिद्धांत तथा WI डी अवधारणा की आलोचना के परिणाम स्वरूप था। यह निकट रूप से मार्क्सवादी विश्लेषण तथा आश्रित सिद्धांतों से संबद्ध था। इन दोनों अवधारणाओं में भिन्नता है, किंतु ये मूलभूत राजनीतिक आर्थिक प्रतिमान को आपस में बांटते हैं जो संरचनात्मक तथा सामाजिक आर्थिक तत्वों पर बल देते हैं। निर्भरता सिद्धांत मुख्य कारक के रूप में साम्राज्यवाद पर फोकस करता है जो अविकास का विश्लेषण करता है, अर्थात यह कहता है कि पश्चिम में आर्थिक वृद्धि और विकास इस कारण संभव हुआ क्योंकि विश्व के दूसरे भागों में क्रमबद्ध शोषण चल रहा था। प्रथम विश्व को सर्वोच्च रूप में बीज का माना जाता है तथा तीसरे विश्व को बाह्य सतह पर, जिसके कारण बीज का विश्व प्रथम कायम रहता है। कई विद्वान जैसे रॉल प्रेबिस्क तथा एंड्रे गुंडर फ्रेंक ने यह कहा कि जैसे पश्चिमी पूंजीपति हस्तक्षेप के पहले औपनिवेशिक राष्ट्र अविकसित थे, तीसरा विश्व तब अविकसित हुआ जब उसका अंतर्राष्ट्रीय पूंजीवादी व्यवस्था में समायोजन हुआ। जो विकास हुआ वह महानगरीय अर्थव्यवस्था था जो अनुषंगी अर्थव्यवस्था को संरचित करती तथा उनसे अधिशेष के बहिर्गमन को सुनिश्चित करती थी। उनके साथ एक आश्रित विकास था। स्वतंत्रता के बाद तीसरे विश्व के अभिजात वर्गों ने इस प्रतिमान को अपने देशों में दोहराया जो प्रथम विश्व के अभिजात वर्गों के साथ सहभागिता में प्रवेश करके हुआ था तथा विकसित देशों द्वारा निर्धन देशों के लगातार शोषण को जारी रखना था, जबकि स्वयं वे धनी होते गए। मार्क्सवादी विश्लेषण का फोकस साम्राज्यवाद की अपेक्षा विकास के ऐतिहासिक उदीयमान पूंजीवादी उत्पादन के संबंधों पर है। इस समझ के अंतर्गत धीरे धीरे पूरे विश्व भर में सामंतवाद पर पूंजीवाद छा गया और इस अर्थ में साम्राज्यवाद मात्र एक पहिया है जो पूंजीवाद को पूरे विश्व भर में ले जाता है। इस प्रकार कठोर रूप से मार्क्सवादी ढांचे के अंतर्गत औपनिवेशिक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में साम्राज्यवाद किसी भी प्रकार की विकृति का कारण नहीं बनता, जैसे निर्भरता सिद्धांत का कहना है, बल्कि यह एक साधारण तरीका है जिसमें पूंजीवाद इन समाजों में प्रवेश करता है। ये दोनों बांचे एक व्यापक दृष्टिकोण को आपस में बांटते हैं जब महिला एवं विकास का प्रश्न उठता है। महिला श्रम का शोषण को वर्ग संघर्ष के रूप में देखा जाता है और पूंजीवादी समाज में यह पूंजीवाद से संबद्ध है, अर्थात महिलाओं का निम्न स्तर उत्पादन की संरचना से आता है। इस ढांचे के अंतर्गत आर्थिक उत्पाद में महिलाओं की बदलती हुई भूमिका कई कारणों से निर्धारित होती है। श्रम का लिंग के आधार पर विभाजन, स्थानीय वर्ग संरचना, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जिस प्रकार उत्पादन का विशिष्ट क्षेत्र और भाग अभिव्यजित होता है। इस प्रकार यह प्रारूप विकास प्रक्रिया में महिलाओं के समाकलन की विभिन्नता और जटिलता को दर्शाता है। इस ढांचे के अंतर्गत खर्च का एक विशिष्ट क्षेत्र है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विश्व भर में महिला श्रम का शोषण।
ऐसी कंपनियां निर्धन राष्ट्रों में निर्वात प्रक्रिया के क्षेत्र को गठित करती है जिसमें निम्न वेतनभोगी महिला श्रम का शोषण होता है। यह दृष्टिकोण पिछले आधुनिकीकरण सिद्धांत दृष्टिकोण को स्वीकार करता है कि विकास में महिलाओं को समीकृत करने की आवश्यकता है, बल्कि यहां पर यह समझ है कि महिलाएं सर्वथा उत्पादक प्रक्रिया की भाग रही है तथा अपने समाज को कायम रखने के लिए उनका कार्य ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार यह आवश्यक है कि उन तरीकों को उद्घोषित करे जिसमें उनके श्रम को नहीं पहचाना गया है तथा उनका शोषण किया गया है और सीमित कर दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप असमानता की अंतर्राष्ट्रीय संरचना लगातार जारी रहती है। 3.3 लिंग और विकास। इस तीसरे तर्क का उद्भव 1980 के दशक में हुआ तथा इसमें मार्क्सवाद के समाजवादी नारीवाद आलोचकों के दृष्टिकोण सम्मिलित हैं। नारीवाद सिद्धांत का एक मुख्य योगदान है लिंग तथा सामाजिक लिंग में विभेद करना। लिंग का अर्थ है पुरुष एवं महिलाओं के बीच जैविक शारीरिक भिन्नता तथा सामाजिक लिंग का अर्थ है इस मौलिक भिन्नता से जुड़े सांस्कृतिक अर्थ। इसका अर्थ यह है कि श्रम के लैंगिक विभाजन में कुछ भी प्राकृतिक नहीं है। यह तथ्य कि परिवार के अंतर्गत और बाहर विभिन्न प्रकार के कार्य जो पुरुष और महिलाएं करते हैं उसे जीव विज्ञान से शायद ही कुछ लेना देना है। सिर्फ गर्भावस्था की वास्तविक प्रक्रिया ही जैविक है तथा अन्य सभी कार्य जो महिलाएं घर के अंतर्गत करती है, खाना बनाना, साफ सफाई करना, बच्चों की देखभाल करना आदि, दूसरे शब्दों में ये सारे कार्य जिसे हम घरेलू श्रम कहते हैं, सभी समान रूप से पुरुषों द्वारा भी किए जा सकते हैं, किंतु ये कार्य महिलाओं के कार्य समझे जाते हैं। हम का यह लैंगिक विभाजन सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं है बल्कि ये लोक क्षेत्रों के वैतनिक कार्य तक ही विस्तृत है और पुनः यह लिंग जीव विज्ञान से नहीं जुड़ा हुआ है बल्कि सामाजिक लिंग संस्कृति से संबद्ध है। कुछ प्रकार के कार्यों को महिलाओं के कार्य समझा जाता है और अन्य को पुरुषों का, किंतु सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो भी कार्य महिलाएं करती हैं उन्हें निम्न वेतन प्राप्त होता है और उसके मूल्य को भी कम आंका जाता है। उदाहरण के लिए उपचर्या तथा शिक्षण विशेषकर निम्न स्तर में विशिष्ट रूप से महिला व्यवसाय हैं और अन्य सफेद पोष कार्यों की तुलना में निम्न वेतन प्राप्त कार्य होते हैं जिसे मध्य वर्ग अपनाता है। नारीवादियों का कहना है शिक्षण और उपचर्या का नारीकरण इसलिए होता है क्योंकि ऐसे कार्य पाषण कार्यों के विस्तार के रूप में देखा जाता है जो घरों के अंतर्गत महिलाएं करती हैं। सत्य यह है कि यह प्राकृतिक जैविक भिन्नता नहीं है जो श्रम के लिंग विभाजन में होती है बल्कि कुछ सैद्धांतिक मान्यताएं हैं। इसलिए एक तरफ जहां भारी शारीरिक श्रम के लिए महिलाओं को शारीरिक श्रम के लिए शारीरिक रूप से कमजोर और अयोग्य समझा जाता है, किंतु वे घर के अंदर और बाहर सबसे भारी काम करती हैं, पानी और ईंधन के भारी वजन को उठाना, मक्के पिसना, धान रोपना, खानों और निर्माण कार्यों में सर पर भारी वजन उठाना आदि। किंतु इसके साथ ही शारीरिक कार्य जो महिलाएं करती हैं उसका यंत्रीकरण हुआ जिसके कारण कार्य आसान तथा बेहतर वेतन का हो गया, किंतु इसमें पुरुषों को नए यंत्रों को प्रयोग करने का प्रशिक्षण मिला और महिलाओं को दरकिनार कर दिया गया। यह सिर्फ फैक्ट्रियों में ही नहीं होता बल्कि समुदाय के अंतर्गत जो पारंपरिक कार्य महिलाएं करती थी उसके साथ भी हुआ। उदाहरण के लिए धानों का हाथ से कटाई को या विद्युत संचालित आटा चक्की ने प्रतिस्थापित किया, या महिलाओं द्वारा पारंपरिक तरीके से हाथों से बनाई गई जालों को मशीन निर्मित नायलॉन मछली पकड़ने वाले जालों से प्रतिस्थापित किया। इन कार्यों के लिए पुरुषों को ही प्रशिक्षित किया जाता और महिलाएं निम्न वेतन प्राप्त तथा दुष्कर कार्यों को करने में बाध्य हो गई। दूसरे शब्दों में महिलाओं का वर्तमान अधिनीकरण अपरिवर्तनीय जैविक भिन्नता के कारण नहीं उठता बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य सिद्धांत और संस्थान जो महिला के भौतिक और सैद्धांतिक अधिनीकरण को सुनिश्चित करते हैं। इस प्रकार नारीवादी लिंग विभिन्न कार्यों के प्रश्नों को श्रम के लिंग विभाजन के रूप में देखते हैं और अधिक मूलभूत रूप से लिंग और प्रजनन के प्रश्न जीव विज्ञान लिंग क्षेत्र से उद्धरणीय मुद्दे हैं जो प्राकृतिक और अपरिवर्तनीय समझा जाता है। नारीवादियों का कार्यक्रम इन मुद्दों को राजनीतिक सामाजिक लिंग क्षेत्र में प्रतिस्थापित करना है जो यह संकेत देता है कि इसमें परिवर्तन संभव और आवश्यक है। दी गैड प्रारूप ने सामाजिक लिंग संबंध को श्रम शक्ति और प्रजनन क्षेत्र दोनों ही में विशेष बल दिया है। डब्ल्यू लाई डी तथा WAD से भिन्न GAD ने सिर्फ महिलाओं पर ही केंद्रित नहीं किया है बल्कि कार्यस्थल तथा अन्य जगहों पर भी पुरुष और महिलाओं की अपेक्षा सामाजिक लिंग संबंध का प्रयोग किया है। इस प्रकार पुरुष और महिला की अपेक्षा पितृसत्ता की संरचना पर केंद्रित किया है। GAD सामाजिक प्रजनन के कार्य के लिए राज्य से सक्रिय भूमिका निभाने की अपेक्षा करती है ताकि उन्हें समर्थन प्रदान कर सके जैसे शिशु देखरेख सुविधा, प्रसूति अवकाश आदि। GD मॉडल मार्क्सवादी और निर्भरता सिद्धांत विश्लेषणों की तरह संरचनात्मक सुधार प्राप्त करते हैं, किंतु श्रम के लिंग विभाजन तथा प्रजनन में महिलाओं के कार्य को उद्घोषित करने के लिए इनसे बाहर भी जा सकते हैं। आधिकारिक एजेंसियों के कार्य से अधिक संबद्ध रहते हैं। अपेक्षाकृत सख्त मार्क्सवादी विश्लेषण उसके एक प्रतिपादक नैला कबीर का कहना है कि GAD पूंजीवाद पितृसत्ता तथा जातिवाद में विभेद करता है और नारीवादियों को इन संरचनाओं के बीच संबंध भंग को जानने में सहायक सिद्ध होती हैं तथा इस प्रकार अधिकारियों में रणनीतिक हस्तक्षेप की संभावना बनती है। 3.4 महिला पर्यावरण तथा विकास। यह दृष्टिकोण परिस्थिति नारीवाद से आया है जो प्रकृति तथा नारी के ऊपर पुरुष नियंत्रण के बीच समानांतर रेखा को खींचता है। परिस्थिति नारीवादियों का कहना है पुरुषवाद मुखी वैज्ञानिक तथा औद्योगिक प्रणाली जिसने प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर शोषण किया है ने धरती को पारिस्थितिकीय रूप से समाप्त कर दिया है। विकास की अवधारणा का अर्थ है प्रकृति पर नियंत्रण और विजय, जिसके कारण उत्तर के अस्थिर जीवनशैली तथा दक्षिण के अभिजात वर्गों को अपने स्थान पर रखा है, जिसके फलस्वरूप धरती पारिस्थितिकीय भरा विपदा को प्राप्त कर चुकी है। यह दृष्टिकोण न सिर्फ विकास के वर्तमान प्रतिमान की आलोचना करता है बल्कि उन संभावनाओं पर भी प्रश्न चिन्ह उठाता है जिसमें धरती के संसाधनों का असीमित शोषण होता है और वैकल्पिक जीवन तथा जीवन के पारंपरिक तरीकों को स्वीकार करने की बात करता है जो प्रकृति से अधिक निकट है और स्थिर है। भारत में सबसे लोकप्रिय परिस्थिति नारीवाद आलोचक वंदना शिवा के अनुसार भारत में विकास दो विश्व दृष्टिकोणों के बीच संघर्ष को प्रतिबिंबित करता है। एक तरफ ऐसा जीवन है जो नष्ट करता है तथा व्यापारिक वन्य प्रणाली को पुरुषवादी दृष्टिकोण है जो वन को उसके आर्थिक मूल्यों के लिए शोषण को संसाधन समझता है तथा वन संपदा में निजी संपत्ति का स्थापित करता है। इस अवधारणा को राज्य की एजेंसियों का समर्थन प्राप्त है तथा ज्ञानात्मक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूप में स्थानीय पुरुषों को उपनिवेश के तौर पर बसाया है। दूसरी तरफ शिवा के अनुसार नारीवादी जीवन संरक्षण सिद्धांत है जो वन को एक व्यापक और स्वपुर उत्पादन प्रणाली के रूप में देखती है और जो विभिन्न सामाजिक समूहों द्वारा सामान्य रूप में आपस में बांटा जाता है।
दूसरे नारीवादियों द्वारा वंदना शिवा की आलोचना की गई है, विशेष रूप में गैब्रियल डॉटरिच तथा बीना अग्रवाल द्वारा, जो पारिस्थितिकीय तथा स्थिर और कायम रहने वाले विकास की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए यह कहते हैं कि शिवा के नारीवादी सिद्धांत की अभिव्यंजना हिंदू उच्च जाति के संदर्भ में की गई है, जिसके कारण यह प्रश्न खुला ही रह जाता है कि नारीवादी सिद्धांत गैर हिंदू तथा निम्न जाति के लिए क्या है। शिवा को सामान्यतः भारतीय समाज में जाति की भूमिका के प्रति असंवेदनशील होते हुए देखा गया है, और डॉटरिच का यह कहना है कि शिवा के संदर्भ में परिस्थितिकीय रूप में स्थिर प्रणाली क्रमबद्ध और पितृसत्तात्मक समाज के पूर्णतः असंगत है और जो अम के जाति विभाजन पर आधारित है। दूसरा, शिवा ने महिलाओं को परमावश्यक माना है और इस प्रकार प्रकृति के साथ मानवीय संबंधों में भौतिक आधार की उपेक्षा की है, अर्थात प्रकृति के महिलाओं और पुरुषों दोनों का संबंध उनके वर्ग और भौगोलिक स्थिति से मध्यस्थ होता है तथा एक शहरी उच्च श्रेणी की महिला का प्रकृति के साथ कम संबंध हो सकता है किसी पुरुष किसान की अपेक्षा। तीसरा, शिवा पश्चिमी विज्ञान के आलोचक है जो उपनिवेशवाद का प्रेरक है, जिसने उपनिवेश पूर्व समान तथा पारिस्थितिकीय स्थिर रूपों के समुदाय को नष्ट किया है। हालांकि इसने इस सत्य पर ध्यान नहीं दिया है कि उपनिवेश पूर्व समुदायों में वर्ग, जाति तथा सामाजिक लिंग असमानता के तत्व थे। इसलिए बीना अग्रवाल ने एक वैकल्पिक ढांचे का सुझाव दिया है जिसमें इन कारणों पर ध्यान दिया जाएगा और उसे पर्यावरणीय नारीवाद का नाम दिया जाए। अग्रवाल का कहना है कि पर्यावरणीय अपकर्ष की प्रक्रिया तथा कुछ द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के विनियोग में विशिष्ट वर्ग, सामाजिक लिंग तथा स्थानीय प्रभाव रहता है, अर्थात ग्रामीण निर्धन घरों की महिलाएं ही इन प्रक्रियाओं से सबसे अधिक प्रभावित होती है तथा परिस्थितिकीय आंदोलनों में सक्रिय रूप से सहभागी होती है। वर्ग के रूप में महिला को एक राष्ट्र के अंतर्गत भी समजातीय श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, तीसरे विश्व के बाहर तो छोड़ दीजिए। अग्रवाल ने यह सुझाव दिया है कि पर्यावरणीय नारीवाद निम्नलिखित जटिल और अंतःसंबद्ध परिवर्तनों को आवश्यक है। 1. क्या उत्पादित हुआ, उसका संयोजन उत्पादन करने के लिए प्रौद्योगिकी की आवश्यकता। 2. 3. वे प्रक्रियाएं जिनसे प्रथम 2 के लिए निर्णयों तक पहुंचा जाता है। 4. ज्ञान प्रणालियां जिसके आधार पर ऐसे विकल्प किए जाते हैं। 5. सामान एवं कार्यों के वर्ग और लिंग वितरण। मार्क्सवादी और निर्भरता सिद्धांत दोनों प्रारूपों से प्राप्त किया गया एक महत्वपूर्ण परिस्थितिकीय नारीवाद योगदान मारिया माइस का है, जो महिलाओं को अंतिम उपनिवेश के रूप में लिखती है। माइस के अनुसार पूंजीवादी वृद्धि के लिए आदिम संचयन आवश्यक है तथा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पूंजी तथा राज्य प्रणालियां तीसरे विश्व की महिलाओं का लाभ की प्राप्ति के लिए शोषण करती हैं। वह महिला एवं उपनिवेशों के बीच मूलभूत समानता को इस प्रकार स्थापित करती हैं, दोनों ही प्रकृति के क्षेत्र में रहते हैं, अर्थात लाभ के लिए शोषित होते हैं। महिलाओं और उपनिवेशों दोनों का संबंध पूंजीवादी पितृसत्ता में विनियोग का है। उसका यह सुझाव है कि पितृसत्तात्मक प्रबलता को राज्य की एजेंसियों के माध्यम से कायम रखा जाता है, जो कार्य निर्माण के माध्यम से तथा वैवाहिक संबंध के अंतर्गत महिला श्रम के गृहीकरण को संस्थागत करती है। विकल्प के रूप में माइस और उनके सहयोगी ऐसे समाज के लिए वाद विवाद करती हैं जो श्रम के नारीवाद अवधारणा पर आधारित है और जो प्रौद्योगिकी द्वारा अविवेचित हुए प्रकृति के साथ प्रत्यक्ष संबंध में स्थापित होते हैं। इस वैकल्पिक विश्व में महिलाएं अपने जीवन के सभी पहलुओं में स्वायत्त होती है, विशेषकर प्रजनन के क्षेत्र में, तथा दोनों पुरुष और महिलाएं देखरेख एवं अर्थव्यवस्था में सम्मिलित होंगे। माइस के कार्यों में वर्तमान सामाजिक संबंधों की सशक्त आलोचना है तथा पूंजीवादी संचयन की लिंग प्रकृति को पहचानते हुए यह मार्क्सवादी एवं निर्भरता सिद्धांतों पर महत्वपूर्ण प्रगति है। सामान्यतः जी प्रारूप विकास पर नारीवादी प्रतिपादन करने में प्रबल रहा है, किंतु आधिकारिक विकास नियोजन अभी भी WID प्रारूप से प्रभावित है। नारीवादी विद्वानों का मानना है कि इसका कारण यह है कि WID दृष्टिकोण कम धमकी भरा है। WID केवल विद्यमान मॉडल में महिलाओं को सम्मिलित करता है, जबकि जी में उद्धार का उद्देश्य अंतर्निहित है और इसलिए इसमें सामाजिक एवं आर्थिक संबंधों को मूलभूत रूप से पुनर्रचना करने की आवश्यकता होती है। 3.4 महिला, पर्यावरण तथा विकास। यह दृष्टिकोण परिस्थिति नारीवाद से आया है, जो प्रकृति तथा नारी के ऊपर पुरुष नियंत्रण के बीच समानांतर रेखा को खींचता है। परिस्थिति नारीवादियों का कहना है, पुरुषवाद मुखी वैज्ञानिक तथा औद्योगिक प्रणाली, जिसने प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर शोषण किया है, ने धरती को पारिस्थितिकीय रूप से समाप्त कर दिया है। विकास की अवधारणा का अर्थ है प्रकृति पर नियंत्रण और विजय, जिसके कारण उत्तर के अस्थिर जीवनशैली तथा दक्षिण के अभिजात वर्गों को अपने स्थान पर रखा है, जिसके फलस्वरूप धरती पारिस्थितिकीय भरा विपदा को प्राप्त कर चुकी है। यह दृष्टिकोण न सिर्फ विकास के वर्तमान प्रतिमान की आलोचना करता है, बल्कि उन संभावनाओं पर भी प्रश्न चिन्ह उठाता है जिसमें धरती के संसाधनों का असीमित शोषण होता है, और वैकल्पिक जीवन तथा जीवन के पारंपरिक तरीकों को स्वीकार करने की बात करता है, जो प्रकृति से अधिक निकट है और स्थिर है। भारत में सबसे लोकप्रिय परिस्थिति नारीवाद आलोचक वंदना शिवा के अनुसार भारत में विकास दो विश्व दृष्टिकोणों के बीच संघर्ष को प्रतिबिंबित करता है। एक तरफ ऐसा जीवन है जो नष्ट करता है तथा व्यापारिक वन्य प्रणाली को पुरुषवादी दृष्टिकोण है जो वन को उसके आर्थिक मूल्यों के लिए शोषण को संसाधन समझता है तथा वन संपदा में निजी संपत्ति का स्थापित करता है। इस अवधारणा को राज्य की एजेंसियों का समर्थन प्राप्त है तथा ज्ञानात्मक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूप में स्थानीय पुरुषों को उपनिवेश के तौर पर बसाया है। दूसरी तरफ शिवा के अनुसार नारीवादी जीवन संरक्षण सिद्धांत है जो वन को एक व्यापक और स्वपुर उत्पादन प्रणाली के रूप में देखती है और जो विभिन्न सामाजिक समूहों द्वारा सामान्य रूप में आपस में बांटा जाता है। दूसरे नारीवादियों द्वारा वंदना शिवा की आलोचना की गई है, विशेष रूप में गैब्रियल डॉटरिच तथा बीना अग्रवाल द्वारा, जो पारिस्थितिकीय तथा स्थिर और कायम रहने वाले विकास की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए यह कहते हैं कि शिवा के नारीवादी सिद्धांत की अभिव्यंजना हिंदू उच्च जाति के संदर्भ में की गई है, जिसके कारण यह प्रश्न खुला ही रह जाता है कि नारीवादी सिद्धांत गैर हिंदू तथा निम्न जाति के लिए क्या है। शिवा को सामान्यतः भारतीय समाज में जाति की भूमिका के प्रति असंवेदनशील होते हुए देखा गया है, और डॉटरिच का यह कहना है कि शिवा के संदर्भ में परिस्थितिकीय रूप में स्थिर प्रणाली क्रमबद्ध और पितृसत्तात्मक समाज के पूर्णतः असंगत है और जो के जाति विभाजन पर आधारित है। दूसरा, शिवा ने महिलाओं को परमावश्यक माना है और इस प्रकार प्रकृति के साथ मानवीय संबंधों में भौतिक आधार की उपेक्षा की है।
अर्थात प्रकृति के महिलाओं और पुरुषों दोनों का संबंध उनके वर्ग और भौगोलिक स्थिति से मध्यस्थ होता है तथा एक शहरी उच्च श्रेणी की महिला का प्रकृति के साथ कम संबंध हो सकता है किसी पुरुष किसान की अपेक्षा। तीसरा, शिवा पश्चिमी विज्ञान के आलोचक है जो उपनिवेशवाद का प्रेरक है जिसने उपनिवेश पूर्व समान तथा पारिस्थितिकीय स्थिर रूपों के समुदाय को नष्ट किया है। हालांकि इसने इस सत्य पर ध्यान नहीं दिया है कि उपनिवेश पूर्व समुदायों में वर्ग, जाति तथा सामाजिक लिंग असमानता के तत्व थे। इसलिए बीना अग्रवाल ने एक वैकल्पिक ढांचे का सुझाव दिया है जिसमें इन कारणों पर ध्यान दिया जाएगा और उसे पर्यावरणीय नारीवाद का नाम दिया जाए। अग्रवाल का कहना है कि पर्यावरणीय अपकर्ष की प्रक्रिया तथा कुछ द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के विनियोग में विशिष्ट वर्ग, सामाजिक लिंग तथा स्थानीय प्रभाव रहता है, अर्थात ग्रामीण निर्धन घरों की महिलाएं ही इन प्रक्रियाओं से सबसे अधिक प्रभावित होती है तथा परिस्थितिकीय आंदोलनों में सक्रिय रूप से सहभागी होती है। वर्ग के रूप में महिला को एक राष्ट्र के अंतर्गत भी समजातीय श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, तीसरे विश्व के बाहर तो छोड़ दीजिए। अग्रवाल ने यह सुझाव दिया है कि पर्यावरणीय नारीवाद निम्नलिखित जटिल और अंतःसंबद्ध परिवर्तनों को आवश्यक है। एक, क्या उत्पादित हुआ उसका संयोजन उत्पादन करने के लिए प्रौद्योगिकी की आवश्यकता। 2, 3, वे प्रक्रियाएं जिनसे प्रथम 2 के लिए निर्णयों तक पहुंचा जाता है। 4, ज्ञान प्रणालियां जिसके आधार पर ऐसे विकल्प किए जाते हैं। 5, सामान एवं कार्यों के वर्ग और लिंग वितरण। मार्क्सवादी और निर्भरता सिद्धांत दोनों प्रारूपों से प्राप्त किया गया एक महत्वपूर्ण परिस्थितिकीय नारीवाद योगदान मारिया माइस का है जो महिलाओं को अंतिम उपनिवेश के रूप में लिखती है। माइस के अनुसार पूंजीवादी वृद्धि के लिए आदिम संचयन आवश्यक है तथा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पूंजी तथा राज्य प्रणालियां तीसरे विश्व की महिलाओं का लाभ की प्राप्ति के लिए शोषण करती हैं। वह महिला एवं उपनिवेशों के बीच मूलभूत समानता को इस प्रकार स्थापित करती हैं, दोनों ही प्रकृति के क्षेत्र में रहते हैं अर्थात लाभ के लिए शोषित होते हैं। महिलाओं और उपनिवेशों दोनों का संबंध पूंजीवादी पितृसत्ता में विनियोग का है। उसका यह सुझाव है कि पितृसत्तात्मक प्रबलता को राज्य की एजेंसियों के माध्यम से कायम रखा जाता है जो कार्य निर्माण के माध्यम से तथा वैवाहिक संबंध के अंतर्गत महिला श्रम के गृहीकरण को संस्थागत करती है। विकल्प के रूप में माइस और उनके सहयोगी ऐसे समाज के लिए वाद विवाद करती हैं जो श्रम के नारीवाद अवधारणा पर आधारित है और जो प्रौद्योगिकी द्वारा अविवेचित हुए प्रकृति के साथ प्रत्यक्ष संबंध में स्थापित होते हैं। इस वैकल्पिक विश्व में महिलाएं अपने जीवन के सभी पहलुओं में स्वायत्त होती है, विशेषकर प्रजनन के क्षेत्र में तथा दोनों पुरुष और महिलाएं देखरेख एवं अर्थव्यवस्था में सम्मिलित होंगे। माइस के कार्यों में वर्तमान सामाजिक संबंधों की सशक्त आलोचना है तथा पूंजीवादी संचयन की लिंग प्रकृति को पहचानते हुए यह उसका यह सुझाव है कि पितृसत्तात्मक प्रबलता को राज्य की एजेंसियों के माध्यम से कायम रखा जाता है जो कार्य निर्माण के माध्यम से तथा वैवाहिक संबंध के अंतर्गत महिला श्रम के गृहीकरण को संस्थागत करती है। विकल्प के रूप में माइस और उनके सहयोगी ऐसे समाज के लिए वाद विवाद करती हैं जो श्रम के नारीवाद अवधारणा पर आधारित है और जो प्रौद्योगिकी द्वारा अविवेचित हुए प्रकृति के साथ प्रत्यक्ष संबंध में स्थापित होते हैं। इस वैकल्पिक विश्व में महिलाएं अपने जीवन के सभी पहलुओं में स्वायत्त होती है, विशेषकर प्रजनन के क्षेत्र में तथा दोनों पुरुष और महिलाएं देखरेख एवं अर्थव्यवस्था में सम्मिलित होंगे। माइस के कार्यों में वर्तमान सामाजिक संबंधों की सशक्त आलोचना है तथा पूंजीवादी संचयन की लिंग प्रकृति को पहचानते हुए यह मार्क्सवादी एवं निर्भरता सिद्धांतों पर महत्वपूर्ण प्रगति है। सामान्यतः जी प्रारूप विकास पर नारीवादी प्रतिपादन करने में प्रबल रहा है किंतु आधिकारिक विकास नियोजन अभी भी WID प्रारूप से प्रभावित है। नारीवादी विद्वानों का मानना है कि इसका कारण यह है कि WID दृष्टिकोण कम धमकी भरा है। WID केवल विद्यमान मॉडल में महिलाओं को सम्मिलित करता है जबकि जी में उद्धार का उद्देश्य अंतर्निहित है और